इंडिया में एफडीआई इनफ्लोज स्ट्रांग है। लगभग 88 बिलियन डॉलर की अगर मैं बात करूं के आसपास है इंडिया के एफडीआई इनफ्लोज। बट फिर भी अगर नेट एफडीआई की बात करूं तो सिर्फ 6 बिलियन ही क्यों रह गया है। क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसे निकाल रहे हैं? यही एक बड़ा सवाल है और वार्निंग साइन भी है। या फिर ये एक बिगर स्टोरी है जहां इंडिया सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिसीव नहीं कर रहा बल्कि दुनिया में इन्वेस्ट भी कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी को डिकोड करेंगे कि इंडिया की जो एफडीआई स्टोरी है वो कैसे चेंज हो रही है। अगर आप यहां पर सिंपल सा एक सवाल देखें, हाई एफडीआई बट लो नेट फ्लोज, क्या मतलब होता है इसका सिंपल सेंस में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ठीक है। लेटेस्ट डेटा की अगर माने तो इंडिया में जो ग्रॉस एफडीआई है वो लगभग 88 बिलियन है, नेट एफडीआई इतना बचा। मतलब काफी बड़ा गैप है, ह्यूज गैप जो दिखाता है वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है दिमाग में। मतलब इनफ्लोज तो हैं बट नेट इज कम है। नेट एफडीआई का मतलब है सिंपल सा, जो चीज इनफ्लो में आई और जो चीज आउटफ्लो में गई उसके बीच का गैप। मतलब इंडिया में एफडीआई आ भी रहा है और इंडिया बाहर इन्वेस्ट भी कर रहा है, क्या ऐसा है? यही सवाल है इस चीज का। इसके लिए आंसर है तीन चार, आप समझते हैं इसको देखते हैं। आउटफ्लोज आर इंक्रीजिंग, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, मतलब जो कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही थी वो प्रॉफिट को वापस ले जा रही। दूसरा है डिस इन्वेस्टमेंट भी है ना, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट और शेयर्स कम किए गए हैं। तीसरा है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया की जो कंपनीज हैं वो बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं। अब ये तीनों चीजें हैं ना, वो नेट एफडीआई को रिड्यूस करती हैं, है ना। इन सिंपल सेंस मतलब अगर एफडीआई नेट एफडीआई लो है इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी वीक है। ओके, ये ये दर्शाता है कि जो कैपिटल है ना, वो मूव कर रही है दोनों डायरेक्शन, बोथ वेज कैपिटल इज मूविंग। इसका क्या मतलब है? सिंपल, अगर आपके पास 100 रुपए आया है ना और 90 रुपए वापस चला गया तो मतलब होता है नेट इनफ्लो आपका या नेट एफडीआई आपका 10 रुपए बचा। बट इनफ्लो अभी भी स्ट्रॉन्गर है ना। जैसे आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है पर आप 90,000 इन्वेस्ट कर देते हो उसमें से, तो वही चीज नेट सेविंग आपकी 10,000 रुपए हो गई, है ना। तो इन्वेस्ट इनकम लो नहीं हो रही बट स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो हाई है। ठीक है, अब इस कहानी को समझते हैं कि क्यों नेट एफडीआई फॉल हो रहा है। ये कुछ ग्राफ्स हैं मैंने आपके लिए रखे, अगर आप इन्हें पॉज करके पढ़ सकते हैं ये मेथड्स ऑफ रिपैट्रिएशन है, आप थोड़ा सा इसको भी देख सकते हैं, है ना। किस तरह से है ना प्रॉफिट्स को वापस ले जाया जाता है, डिविडेंड पे आउट, शेयर बायबैक, ये सारी चीजें है ना ऑलरेडी हम क्लासेस में देख चुके हैं। अब इसमें तीन मेजर रीजंस। पहला है प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स टेकिंग देयर रिटर्न्स। अब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है किसी भी इकोनॉमी में, वो रिटर्न्स के लिए ही करते हैं। मतलब फॉरेन कंपनीज प्रॉफिट को ले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एमएनसी फर्म है, मान लो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ग्लोबल टेक फर्म है, वो अपने है ना डिविडेंड्स को वापस ले जा रही है, मतलब प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस हैं उसके इंडिया में, है ना। और ये पॉजिटिव साइन है कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वापस ले जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट इक्विटी की बात करूं, जो पीई फर्म्स होते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, वो एग्जिट कर देती हैं आफ्टर उनको जो भी वैल्यू मिल जाए। ठीक है, इसका मतलब है वो मार्केट में एंटर करते हैं, फिर वो ग्रोथ देखते हैं और उसके बाद वो एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, इकोनॉमी से। ये जनरली प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का काम होता है। और तीसरा है ओडीआई, मतलब आउटवर्ड आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडियन कंपनीज जो हैं वो बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं अब्रॉड में, इंडिया की कंपनी, तो इंडियन फर्म्स एक्वायरिंग ग्लोबल कंपनीज, इसको समझते हैं। अब यहां पर क्या है, तीन साइंस है, मेच्योरिटी, कॉन्फिडेंस एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। मतलब मार्केट मेच्योर हो रहा है, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आ रहा है, तभी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट तो ले ही जाएंगे, है ना। हम भी एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हम भी चाहते हैं हमारी कंपनी प्रॉफिट अर्न करे जिससे आपको रिटर्न मिले। और ग्लोबल इंटीग्रेशन है, मतलब
कैपिटल अंदर आ भी रहा है और हम कैपिटल को इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो इंडिया हैज नाउ एक्सपीरियंसिंग टू वे कैपिटल फ्लोस, ठीक है, दो तरफा डायरेक्शन, मतलब नॉट जस्ट इनफ्लो। तो शुरू में जब इंडियन इकोनॉमी बहुत अट्रैक्टिव थी तो इनफ्लोज आते थे, बट अब इंडियन इकोनॉमी मैच्योर भी हो रही है तो इंडियन फर्म्स बाहर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। 1990s और 2000 की बात करूं तो इंडिया वाज कैपिटल स्कैर्स, पर 2000 के बाद से अगर आप देखेंगे तो कैपिटल का इनफ्लो काफी बढ़ा। अब इंडिया कैपिटल एक्सपोर्ट कर रहा है, तो लगभग आप देख सकते हैं रिफॉर्म के 35-40 साल के पीरियड में हम चल रहे हैं, उसमें अब इंडिया एक मैच्योर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। अब राइज ऑफ इंडियन कंपनीज ग्लोबली कैसे हो रहा है ना, आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओडीआई, ओडीआई जो है वो 30 बिलियन के आसपास रहा है फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड। अगर आप देखें तो ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, अगर आप डेटा पूरा देखेंगे तो ये काफी अच्छा इंक्रीज है ना। अब इंडिया की फर्म्स कहां इन्वेस्ट कर रही हैं ये सवाल है, तो आप देखो हाई कैपिटल कंट्रीज है ना, जिनकी करेंसी की वैल्यू भी ज्यादा, इकोनॉमी के इंस्टीट्यूशंस भी बड़े। सेक्टर्स की बात करूं तो फाइनेंस में, क्योंकि हम यूपीआई और डिजिटल में काफी आगे हैं, एनर्जी में भी हम रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया की वजह से पीएलआई स्कीम। तो ये की सेक्टर्स है हमारे जो हमको फ्लरिश करके इकोनॉमी को दे रहे हैं, ठीक है। वही बात करूं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स है। जो इंडिया की कॉर्पोरेट्स हैं उनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग चल रही है, वीक नहीं है, मतलब उनके पास असेट्स हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए रूम है। और इंडिया की लिबरलाइज ओडीआई पॉलिसी है जो 2022 में रिफॉर्म आया था, मतलब इंडियन कंपनीज को अगर बाहर इन्वेस्ट करना है तो उनकी पॉलिसी को आसान बनाया गया है। जैसे टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया काफी सारे ग्लोबल ब्रांड्स, रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है वो भी ग्लोबली एक्सपैंड कर रही है। अगर मैं ग्लोबल कंपैरिजन की बात करूं तो जो जापानीज फर्म्स थी है ना, जापानीज फर्म्स ने 1980s में, जैसे टोयोटा है, आपको पता है दुनिया की सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है टोयोटा, तो जापानीज फर्म ने 1980s में ग्लोबल एक्सपेंशन किया था। चाइनीज फर्म्स ने वही सेम काम 2000s में किया है ना। ये मैंने आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ाते वक्त बताया था है ना, मॉडर्न थ्योरी का पार्ट है। जब पहले कंट्रीज स्पेशलाइज करती थी उसके बाद फर्म्स स्पेशलाइज करने लगी और कंट्रीज फर्म्स को बैक करने लग गई है ना। तो यहां पर इंडिया क्या कर रहा है, कैपिटल इंपोर्टर से ग्लोबल इन्वेस्टर बनने की राह पे चल पड़ा है। तो ये आप देख सकते हैं कैपिटल रेसिपिएंट से ग्लोबल इन्वेस्टर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अभी इसका मीनिंग क्या है इकोनॉमी का, तो आप यहां से देख सकते हैं कि इंडिया इमर्जेस एज ग्लोबल सप्लाई चेन मैग्नेट। तो हम चाहते थे कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बने, और ग्लोबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी ग्रोथ देखने को, ऑल्दो उतना लेटेस्ट डेटा मुझे मिला नहीं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ कंट्री के सेक्टर वाइज बेनिफिशियरीज हैं सप्लाई चेन और उसके, तो वो भी मैंने आपको दिखाया गया। इंडिया के आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर के हिसाब से काफी हाई है। फिर इंडिया की वैल्यूएशन देख सकते हैं, मार्च 26 तक का डेटा है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके इकोनॉमिक्स के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, बट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज की बात करते हैं, मतलब एक वन वे इनफ्लो इकोनॉमी से टू वे कैपिटल फ्लो इकोनॉमी बन गए। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो एफडीआई ग्लोबली स्लो हो रहा है, बट इंडिया में नहीं हो रहा। सप्लाई चेन भी शिफ्ट हो रही है, मतलब उनके रीअलाइनमेंट हो रहे हैं। चाइना प्लस वन का काम चल ही रहा है, लोग चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ भी रहे हैं ना। अब यहां से बात करते हैं इंडिया के पास क्या एडवांटेज है। सबसे पहली चीज है स्टेबल इनफ्लोज होने से, अगर ग्लोबल स्लोडाउन है इकोनॉमी में उसके बावजूद भी इंडिया स्टेबल इनफ्लो मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। और अभी रिसेंटली ऑयल प्राइसेस और ये सब बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट पे प्रेशर आया, उस प्रेशर को ईज आउट करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट में भी सरप्लस चाहिए, जिससे कि हम इसको सस्टेन कर सकें। सिंपल सी बात है। तो इंडिया अट्रैक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्गर इनफ्लोस, उसके बावजूद जब स्लोडाउन पूरी देश में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। अब इसके कई सारे इकोनॉमिक इंपैक्ट है। मैक्रो इंपैक्ट की बात करूं तो ग्लोबल इंटीग्रेशन है, मतलब इंडियन जो इकोनॉमी है वो बाकी दूसरे देशों की इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हमको इससे मदद मिलेगी, मतलब कई कंट्रीज में नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना, पीएलआई में अपने सेमीकंडक्टर चिप की टेक्नोलॉजी, तो ये सब से भी इंडिया को फायदा होने वाला है। तो तीसरा है मार्केट एक्सपेंशन है ना। मार्केट एक्सपेंशन का सिंपल सा मतलब है हमको भी मार्केट का एक्सेस मिलेगा, और बाकी जो बाहर के प्रोडक्ट हैं उससे भी हमारे मार्केट को फ्लरिश करने का मौका।
अब चैलेंज सिंपल सा है, चैलेंज ये है कि वॉलेटिलिटी इससे बढ़ती है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है। मतलब जितना हम ज्यादा इंटीग्रेटेड रहेंगे ग्लोबल इकोनॉमी से, जैसे 1991 के पहले जितनी क्राइसिस आती थी वर्ल्ड इकोनॉमी में, इंडिया को इंपैक्ट नहीं करती थी। 2008 की जो सब प्राइम क्राइसिस थी वो भी इंडिया को इंपैक्ट करते करते देर लग गई। पर अब जितना ज्यादा हम इंटीग्रेट करेंगे उतना उसका रिपल इफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है। अभी जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यहां पर है वो है कैपिटल अकाउंट डायनामिक्स का, है ना। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, है ना, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, आरबीआई, डीपीआर, यूजीसी नेट, ये सब के लिए जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा बच्चों को एक चीज जरूर बताता हूं कि आप एक टर्म को जरूर पकड़िए, कोई भी न्यूज चल रही है उससे क्वेश्चन बनता है। अब इंडिया जो एंटर कर रहा है वो फाइनेंशियल मेच्योरिटी के फेज में एंटर कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ये आप इमेज को देखिएगा, पॉज करके पढ़िएगा, कैसे कैसे इंडिया ने ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बने। मतलब कोई भी प्रोडक्शन स्टेज 1 से लास्ट स्टेज तक मूव करता है, इंडिया उसके बीच का पार्ट बनना चाहता है, जिससे कि स्ट्रेटेजिकली हम एडवांटेज गेन कर सके। बिग पिक्चर की बात करते हैं, स्ट्रेंथ प्लस चैलेंजेस, है ना। तो पॉजिटिव सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग ग्रॉस एफडीआई की बात करते हैं, ये अच्छा चीज है। राइजिंग ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ इंडियन फर्म्स, मतलब इंडिया की जो फर्म्स हैं उनका ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ रहा है। और स्ट्रॉन्ग एफडीआई मतलब इंडिया एक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर डेस्टिनेशन बन रहा है। अब चैलेंजेस भी कई सारे हैं, जैसे अट्रैक्ट 100 बिलियन प्लस एफडीआई कंसिस्टेंटली, एक चैलेंज हो सकता है। इसके लिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए होगी। दैट इज वाई आप देखोगे पेट्रोल प्राइसेस को स्टेबल रखने की कोशिश की जा रही है, इन्फ्लेशन को मॉडरेट करने की कोशिश की जा रही है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए नहीं गए हैं पिछली 2 मॉनेटरी पॉलिसी में, क्योंकि हम ग्रोथ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। तो यहां पर जो बैलेंस बिठाया है ना सरकार ने और आरबीआई ने, जो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में होता है ना, उसको लेके यहां पर काफी क्लैरिटी है। हमेशा आरबीआई क्या करता था, अपनी पॉलिसी को डिफाइन करता था, बट अब एक्सपेक्टेशन को भी एंकर करता है। मतलब आगे क्या आरबीआई करने वाला है वो उसको भी पब्लिक में बताते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर अपना डिसीजन ले सके। पॉलिसी फोकस शिफ्टिंग की बात अगर हम करते हैं तो हमारी शिफ्ट जो पहले थी वो क्या थी, पॉलिसी क्या थी, पहले हम एफडीआई को सिर्फ अट्रैक्ट करते थे, अब हम कैपिटल फ्लोज को मैनेज करते हैं और उसी कैपिटल फ्लोज को हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का इकोसिस्टम है उसको भी हमको स्ट्रेंथन करना है, तो कंप्लायंस जितने हैं, मतलब देश में अगर बिजनेस करना है तो काफी सारे पेपर वर्क होते हैं, है ना, काफी सारे कंप्लायंस होते हैं, मतलब उनको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब उन रूल्स को कम मत करो पर सिंप्लीफाई कर दो। अब 4 जगह जाना है उससे अच्छा एक जगह जाए। जैसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने सारे थे, अब जीएसटी पोर्टल पे जाओ अपना टैक्स भर दो, पहले एक्साइज अलग भरो, सर्विस टैक्स अलग भरो, बाकी चीजें अलग। तो ये सारी चीजें थी, तो इंडिया ने ये चीज किया, है ना, कंप्लायंस को सिंप्लीफाई किया। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया, डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो। अभी आप देख कितने सारे रोड बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं। ऑब्वियसली उसमें एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, पर आप ये समझो ना कि उस स्पीड से अगर आप दिल्ली से देहरादून जाओ, या फिर अभी जो नया हाईवे बना है मथुरा वाला, अब उसमें टाइम भी तो कितना बच रहा है, जब टाइम बच रहा है तो एमिशन बच रहा है, स्पीड हो रही है ना, उससे पेट्रोल का इंपोर्ट भी कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो नेट पॉजिटिव ही है। जैसे जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रहा था तो लोग कितना क्रिटिसाइज कर रहे थे, अभी आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का रेवेन्यू देख लो, एकता नगर का डेवलपमेंट देख लो, क्या नहीं है वहां, एक फुल फ्लेजेड सिटी बन गई। तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में, तो रिफॉर्म्स क्या होते हैं ना, शुरू में चुभते हैं बट लेटर ऑन वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देते हैं। जो फ्रीबीज होती है ना वो अभी तो अच्छी लगती है बट लॉन्ग टर्म में वो कहीं ना कहीं हर्ट कर। तीसरा है स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट, मतलब जो भी हम पॉलिसी बना रहे हैं उसको रेट्रोस्पेक्टिव कुछ ना चेंज कर रहे हैं, बिजनेस को ऐसा ना लगे कि ये सरकार आज कुछ बोलती है कल कुछ बोलती है, तो इस टाइप से। मतलब जो फाइनल टेक अवे की अगर मैं बात करूं तो इंडिया एक इवॉल्व हो रहा है, किस तरह से, 2 चीजों से, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लेयर, और इंडिया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तो है ही, बट सिर्फ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना रहना नहीं चाहता। तो अब इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में। तो इंडिया की जो स्टोरी है ना अब वो चेंज हो रही है, आप इसको समझो। एक टाइम था जब इंडिया में सिर्फ काम था इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का, आज दुनिया में इन्वेस्ट कर रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक शिफ्ट नहीं है, एक कॉन्फिडेंस का सिग्नल है जो इंडियन इकोनॉमी में हमने देखा है। और नॉट जस्ट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर में, इंडिविजुअल में, है ना, बाहर के इन्वेस्टर में, इंडिया की जो कंपनी ग्लोबल स्टेज पे compete कर रही है ना, और इंडिया ग्लोबल कैपिटल फ्लोज का भी एक मेजर प्लेयर बन गया। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा ना तो आने वाले सालों में, है ना, मतलब 2027, है ना, 2000 वी कैन से 2032,
2037। आने वाले सालों में इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पावर हाउस बन सकता है। ये इंडिया की ग्रोथ का नेक्स्ट फेज है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं कल फिर 9 बजे कल की न्यूज़ के साथ। अगर आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आरबीआई, डीपीआर, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शन फॉर यूपीएससी, तो आप इस सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो उसकी क्लासेस के लिए। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। टेक केयर।